बेटे हम बात कर रहे थे लाख की चूड़ियाँ कहानी पर। इससे संबंधित एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसको आपने देख भी लिया होगा। थोड़ा सा कहानी का अंश रह गया है, उसको जो है हम पूरा कर लेते हैं। अंतिम जो अंश रह गया है, ठीक है बेटे। उससे पहले की कहानी आपने वीडियो देख करके समझ ली होगी, अच्छे से आपने जो है अर्थ भी ग्रहण कर लिया होगा। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि लेखक अक्सर अपने मामा के गांव जाता था और बदलू भी उसके मामा के गांव का ही था। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था अपने हाथ से, जो है वह अपने घर के आंगन में बैठ कर के लाख की चूड़ियाँ बनाता था। परंतु अंत में जा कर के क्या होता है कि कहीं 2 वर्ष तक लेखक गया होगा अपने मामा के गांव हर छुट्टियों में। उसके बाद उसके पिता की बदली हो गई, तो वह कई वर्षों तक अपने मामा के गांव नहीं जा सका। और जब कई वर्षों बाद वह अपने मामा के गांव गया, तब तक वह बड़ा हो चुका था, तो उसे बदलू का ध्यान नहीं आया, क्योंकि उसकी बचपन की जो लाख की गोलियों वाली रुचि थी, बदलू लाख की गोलियां बना करके देता था ना, इस कारण उसके पास चला जाता था। तो वह सब रुचियां बड़े होने पर बदल जाती है। तो बदलू का ध्यान नहीं आया, लेकिन एक दिन जब उसने सब औरतों के हाथ में कांच की चूड़ियां देखी और उसके मामा की लड़की के भी हाथ में कांच की चूड़ी घुस जाती है, तब उसे बदलू का ध्यान आया, वह उससे मिलने चला गया। वहाँ जाकर उसे वह देखता है कि बदलू का काम बंद हो गया है। बदलू का काम इसलिए बंद हो गया है क्योंकि गांव-गांव में लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गए, कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया है। अब उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं पूछता, अर्थात मशीन से बनी हुई कांच की चूड़ियाँ सब पहनने लग गए हैं। इससे क्या हुआ है कि उसका रोजगार, उसका धंधा बर्बाद हो गया है। उसके पेट पर जो है लात लग गई, अर्थात उसकी आजीविका बंद हो गई। चलो आगे पढ़ते हैं। जाने कैसे उसने मेरी व्यथा पहचान ली से गद्यांश है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ हम देखते हैं बेटे। व्यथा, पीड़ा, मुखातिब यानी संबोधित, या उस ओर मतलब संबोधित करके कहना, किसी की तरफ देख करके बोलना, ठीक है, उसको बोलते हैं मुखातिब। डलिया होती है टोकरी, चौगुने तो आपको पता ही है 4 गुना। बखत, बखत ये जो है ये ग्रामीण या क्षेत्रीय बोलियों में बोले जाने वाला शब्द है। इसका हिंदी अर्थ होता है, मानक अर्थ, वक्त, क्षण, पल, निगाह, नज़र, ठिठक, संकोच, और फबना, शोभा देना या सुंदर देना। इस कहानी के अंश में हम पढ़ेंगे कि वहाँ 10 आने का जिक्र हुआ है। तो 10 आने हम कैसे पता करेंगे कि 4 आने जो है 25 पैसे के बराबर होते हैं, तो 8 आने कितने हो गए, 50 पैसे, और बाकी के 2 आने कितने हो गए, तो 4 आने 25 पैसे हैं, तो 2 आने 12.5 पैसे, तो 50 और 12.5 कितना हुआ। ये लो, यहाँ हम गणित भी सीख लेते हैं, चलो 62 पैसे, ठीक है, 62.5 पैसे, 62.5 पैसे उसको, ये इसका अर्थ होगा। चलो कहानी का गद्यांश का अंतिम अंश। बदलू को खांसी थी, लेखक को लगा कि उसे दमा है, तो दमा समझकर वह दमा समझने लगा, परंतु बदलू ने तुरंत ही कह दिया कि लल्ला मुझे दमा नहीं है, मुझे तो यह फसली खांसी है। फसली खांसी, फसली का अर्थ होता है बेटे मौसम के अनुसार जो आती है, ठीक है। मौसमी खांसी होती है ना, मौसम बदलने पर खांसी हो जाती है। तो कहता है बदलू कि यह तो फसली खांसी है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक सोच रहा था, क्योंकि बदलू दुखी था, काम धंधा बंद हो गया, तो लेखक सोच रहा था क्या कि मशीनी युग ने कितने हाथ
काट दिए हैं, या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कारीगर हाथ से काम करते थे उनका रोजगार छीन लिया है किसने? मशीनी युग ने। और बदलू भी इसी पीड़ा को छिपा रहा था। क्या? लेखक को नहीं बताया उसने, लेकिन यह उसके मन में पीड़ा थी कि मशीनी युग के कारण उसका धंधा बर्बाद हो गया, काम बंद हो गया। बदलू शांत था, वह दुखी था। माहौल में जब दोनों बात कर रहे थे तो माहौल में शांति बनी हुई थी। माहौल की शांति को तोड़ते हुए मैंने बदलू से पूछा। किसने? लेखक ने। आम की फसल कैसी है काका? बदलू कहता है अच्छी है लल्ला। कहते हुए अपनी बेटी रज्जो को आवाज देते हुए कहता है कि बेटी रज्जो, अरे जरा लल्ला लल्ला के लिए आम तो ले आओ। यह कहते हुए लेखक से कहता है माफ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया। बदलू लेखक की ओर ये देखते हुए यह बोलता है। लेखक ने कहा अरे नहीं नहीं काका, आम तो इस बार बहुत खाए हैं। तो बदलू लेखक ने मना किया, परंतु बदलू उसे बचपन की तरह ही अभी भी प्यार करता था, बचपन की तरह ही उसकी आवाभगत खातिरदारी करना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि अरे वाह लल्ला, तुम्हें आम खाए बिना कैसे जाने दूं? तो वह उसको बिना आम खाए नहीं जाने देना चाहता था। लेखक को वे बचपन के दिन भी याद आ गए जब बदलू उसके लिए गाय के दूध की मलाई बचा कर रखता था, परंतु इस बार उसने मलाई के लिए नहीं पूछा। तो लेखक ने पूछ लिया, जो गाय कहाँ है लल्ला? बदलू ने बताया कि गाय कहाँ है बेटे, मैं उसको कहाँ से खिलाता? गाय को खिलाने के लिए मेरे पास, मैं उसको कहाँ से खिलाता? अर्थात उसके पास पैसे धन नहीं था, उसका अपना पेट भरना ही मुश्किल हो गया, उसके पास धन नहीं था गाय को खिलाने के लिए। तो वह बताता है कि इस कारण से उसने गाय बेच दी और उसको आगे पालने में वह असमर्थ था, अब नहीं पाल सकता था। इतने में उसकी बेटी टोकरी में आम ले आई और बदलू अपना सारा दुख भूलकर लेखक की बचपन की तरह ही प्यार से सेवा करने लगा। लो लल्ला आम खाओ। आम लेते हुए कहता अरे बस इतने ही। आम देते हुए कहता अरे बस इतने ही आम लोगे? मैं तुम्हारी उम्र का था तो चौगुने यानी 4 गुना आम खा जाता था। आम लेते हुए लेखक की नज़र जब रज्जो के हाथों में पड़ी तो उसने देखा कि रज्जो के हाथ में लाख की चूड़ियां हैं। तो लेखक कहता है कि जब मेरी नज़र रज्जो के हाथ के लाख की चूड़ियों पर पड़ी तो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, देखा भी नहीं बेटे, देख ली होगा, देख ली, और बोला कि यह आखिरी जोड़ा जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था। 10 आने दे रहे थे वे मुझको, लेकिन मैंने मना करते हुए कह दिया कि शहर से ले आओ। अच्छा, उसने मना क्यों किया? क्योंकि वे बदलू जो है शादी विवाह के समय चूड़ी को शगुन के महत्व के तौर पे बेचता था, यानी उससे अच्छा खासा जो है आमदनी पाता था, लेकिन जमींदार साहब 10 आने दे रहे थे। इस पर बदलू जो है चिढ़ जाता है, कहता नहीं देना, जाओ शहर से ले आओ। लेखक यह जानकर बहुत खुश हुआ कि बदलू ने अपने व्यक्तित्व से समझौता नहीं किया, अर्थात आज भी वह जैसे पहले चूड़ी बेचता था वैसे ही आज वह बेचता है। अर्थात काम ठप पड़ जाने पर भी वह शादी विवाह का जोड़ा महंगा ही दिया करता था, यानी महंगाई देना चाहता था, इसलिए उसने जमींदार को मना कर दिया। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि जमींदार साहब को मना क्यों किया होगा? क्योंकि वह उसको उचित दाम नहीं दे रहे थे, सुहाग के जोड़े के महत्व के दाम नहीं दे रहे थे। अच्छा, प्रश्न देखते हैं गद्यांश पे आधारित। पहला प्रश्न है बेटे कि लेखक ने बदलू के मन की कौन सी व्यथा पहचानी थी, कौन सी पीड़ा थी? यही कि मशीनी युग के कारण उसका काम बर्बाद हो गया। बदलू ने अपनी
गाय क्यों बेच दी थी, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण। बदलू ने आखिरी चूड़ी का जोड़ा जमींदार को क्यों नहीं दिया होगा, इसका उत्तर मैंने अंत में बताया है, वहाँ आप ध्यान से सुनकर लिखेंगे। चौथा, लेखक बदलू के किस व्यक्तित्व से प्रसन्न था। लेखक बदलू के उस व्यक्तित्व से प्रसन्न था, कौन से व्यक्तित्व से, कि उसने अभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया है, वह आज भी लाख की चूड़ियों को पहले की तरह ही महत्व देता है। चलो कुछ भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न। शब्दार्थ मैंने हर एक गद्यांश के नीचे लिखवाए हैं। विनिमय को मैच करना, यहाँ आपको मिलान करना है बेटा। विनिमय का क्या अर्थ होगा, उससे मिलान करना है। मचिया का अर्थ, पैतृक का अर्थ, नाजुक, मुखातिब, सलाख और फबना, इनको इसके सामने लिखे हुए शब्दों में से मिलान करना है, जो इसका सही उत्तर मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न कि पाठ में से संज्ञा शब्द छांट कर उनके निम्न भेदों के अनुसार लिखिए। उन्हें निम्न भेदों के अनुसार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यानी भेदों के अनुसार संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे कि व्यक्तिवाचक में बदलू, जातिवाचक में गाय, प्रसन्नता जो है भाववाचक में। तो ठीक इसी प्रकार इसके नीचे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जितने आपको आते हैं। प्रश्न 3 देखो, पाठ में आए देशज शब्द, पाठ में आए देशज शब्द छांट कर लिखिए। क्योंकि यह गांव की कहानी है तो इसमें कुछ ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया गया होगा, आपको उन्हीं शब्दों को छांट कर लिखना है। और यह आपके लिए गृह कार्य है। और नीचे दिया हुआ यह भी गृह कार्य है कि लाख से बनने वाली बाकी अन्य वस्तुएं कौन कौन सी है। बहुत सारी है, कॉस्मेटिक का ही सामान बहुत सारा बन जाता है, श्रृंगार का, कान के कुंडल हैं, हाथ की चूड़ियाँ, गले का हार, ये सब बन जाता है। सजावटी सामान बन जाते हैं, खिलौने भी बनते हैं, कई चीज़ें बनती हैं। अगला प्रश्न है कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना पसंद है और वहाँ सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगता है, स्वयं लिखेंगे। आपकी तर्कशीलता या आपकी जो है रुचि पर आधारित प्रश्न है। अच्छा, ये आपके लिए जो है सर्च करके यानी ढूंढ करके लिखने वाला प्रश्न है कि मशीन और हाथ से बनने वाली चीज़ें, दोनों से बनती है चीज़ें, तो इसके लाभ क्या है, लाभ और हानि क्या है, ये आपको लिखना है। ठीक है बेटे, तो इस प्रकार से यह आपका पाठ जो है पूरा हो गया है। आप वीडियो ध्यान से देखें और इसके आधार पर जो आपकी किताब पुस्तक में जो अभ्यास प्रश्न हैं, जो पाठ खत्म होने पर अभ्यास प्रश्न हैं, उनको हल करेंगे और शब्दार्थ भी लिखेंगे अपनी कॉपी में। धन्यवाद।